प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए कोशिशें कर रही है और सेहत के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। दूसरी तरफ हेल्थ रेगुलेटरी के दो बड़े इदारे पीएमडीसी और ड्रैप, ये दोनों डिसफंक्शनल होकर रह गए हैं। अगर आप पीएमडीसी की बात करें तो पिछले 6 महीने से ये तकरीबन डिसफंक्शनल है। जब हुकूमत ने इसको ख़त्म कर दिया, फिर अदालत की तरफ से इसको दोबारा बहाल कर दिया गया, लेकिन फिर इसकी बहाली के बावजूद इसको चार्ज नहीं मिला और ये इदारा बिल्कुल डिसफंक्शनल होकर रह गया है। और सूरत हाल यह है कि 15,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें डॉक्टर्स की आई हुई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई और ऐसे में डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। यहाँ तक कि ये बात हो रही है कि जो लोग हाउस जॉब कर रहे हैं, जिनके डॉक्टर बनने में भी कुछ मुद्दत बाकी है, उनको भी इस क्राइसिस में जिम्मेदारियां दे दी जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स बन चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं हो पा रही क्योंकि पीएमडीसी डिसफंक्शनल है। दूसरी तरफ आप ड्रैप की बात करें तो सूरत हाल ये है कि यहां पर हर 3 महीने के बाद एक क्राइसिस पैदा हो जाता है, क्योंकि जब से ये इदारा वजूद में आया है तब से आज तक इसके रूल्स नहीं बन पाए और उसकी वजह से इसको एडहॉक बेसिस पे चला जा रहा है। हर 3 महीने के बाद सोचा जाता है कि अब क्या करें, और 30, 40, 45 दिन के लिए इदारा जो है वो डिसफंक्शनल होकर रह जाता है। और अभी भी यही हुआ। ड्रैप पिछले 40-45 दिन से तकरीबन डिसफंक्शनल थी, मुकम्मल तौर पर गैर फाल। क्यों? और इसकी जो डायरेक्टर्स हैं वो मौजूद ना होने की वजह से, चूंकि उनको दोबारा से जो है वो चार्ज नहीं दिया गया था एडहॉक बेसिस पर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि ना तो नई अद्वियात का लाइसेंस मिल रहा था। अब यहाँ तक कि आप अंदाज़ा कीजिएगा, अगर किसी कंपनी ने एक सैनिटाइजर बना के मार्केट में लेकर आना है तो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ये भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि उसको इजाज़तनामा नहीं मिल पा रहा था ड्रैप के डिसफंक्शन होने की वजह से। इस सूरत हाल में कोरोना से कैसे हुकूमत निपटेगी कि जब 2 बड़े इदारे जो हैं वो गैर फाल होकर रह जाएंगे। अब 40-45 दिन के बाद जो है वो कल शायद इसको जो है वो कर दिया गया है या इसके ऑर्डर्स किए गए हैं ड्रैप की बहाली के, लेकिन 3 महीने के बाद दोबारा ये सूरत हाल होगी। शायद उस वक्त भी कोरोना का क्राइसिस अभी मौजूद होगा या किसी हद तक उसका चैलेंज दरपेश होगा। तो कैसे हुकूमत के पास क्या प्लानिंग क्या है, क्यों ये 2 बड़े इदारे जो हैं वो गैर फाल हुए बैठे हैं और हुकूमत जो है वो इसके बगैर काम कर रही है और कैसे कर रही है, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। उस्मान शौकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर बायो लैब्स, चेयरमैन फार्मास्यूटिकल स्टैंडिंग कमेटी, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उस्मान शौकत साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सबाहत खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप CEO हैं राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की और CEO हैं हेल्थ ऑनलाइन की। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ रहे हैं, सीनियर तजज़कार हैं। औरिया साहब आपको भी खुशामदीद। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हफीज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब से, जो कि रजिस्ट्रार हैं PMDC के। ब्रिगेडियर साहब, 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो मुझे ये बता दीजिएगा कि लड़ाई क्या बुनियादी तौर पर PMDC को हुकूमत ने ख़त्म किया, अदालत की तरफ से इसकी बहाली के ऑर्डर्स आए, वो जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से जो ऑर्डर थे उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, लेकिन चार्ज अभी भी नहीं मिल रहा। तो ये झगड़ा क्या है बुनियादी तौर पर, एक। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इसकी वजह से कोरोना के चैलेंज से निपटने में किन मुश्किलात का सामना रहा है हुकूमत को, जो आज भी दरपेश है। जी बहुत शुक्रिया मौका देने का। हुकूमत से तो कोई भी नहीं लड़ सकता, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। ये 20 अक्टूबर 2019 को एक ऑर्डिनेंस आ गया था जिसके तहत पाकिस्तान मेडिकल एंड काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया था और इसके तमाम मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। चार्जेस लगाए गए थे कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, इनकी पेज बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद फिर एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत इदारा काम करता रहा। 3 महीने उन्होंने भी तकरीबन काम किया। अब 45 डेज हो गए जिससे गैर फाल है। आपने 6 माह का है, दैट इज रॉन्ग। 45 डेज से ये काम नहीं हो रहा बिल्कुल यहाँ। ठीक है, चले। PMDC इनफैक्ट 6 महीने से काम नहीं मौजूद नहीं है, लेकिन PMC की शक्ल में आप कह रहे हैं काम हो रहा था। जी काम हो रहा था, बिल्कुल। ओके 45 डेज से नहीं हो रहा। 45 डेज से नहीं हो रहा। जब से ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, उन्होंने PMC को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है और उसको काम करने की इजाजत नहीं रही। यूं कहा जा सकता है कि जब से कोरोना का चैलेंज आया है तब से ये इदारा डिसफंक्शनल होकर रह गया। जी तकरीबन 45 डेज हो गए। जी ठीक है जी। और जहां तक आपने कोरोना का सवाल किया तो ऑफ कोर्स इट्स ए नेशनल क्राइसिस, बल्कि वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल आए तो, लेकिन हमारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। इसमें एक तो सेल्फ इंडिविजुअल का जो है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे इकदाम उठा रही है, बड़े अच्छे एडवाइजरीज दे रही है,
जैसे उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग करें, बाहर ना निकलें, हमारी पब्लिक को चाहिए जरा एक रेस्पॉन्सिबल होके बिहेव किया जाए अकॉर्डिंगली। जहां तक इसकी बहाली का ताल्लुक है तो अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इशारे मिल रहे हैं, अनकरीब ये फंक्शनल हो जाएगा और हमारे पास जितनी भी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है जो कि नो डाउट इन थाउजेंड्स जमा हो चुकी हैं अब तक, तो डे एंड नाइट करके इंशाल्लाह ईज आउट करेंगे और मुल्क को डॉक्टर्स देंगे जो विद लाइसेंस, दोज हु कैन प्रैक्टिस, हु कैन पार्टिसिपेट इन द कोरोना कैंपेन एज वेल। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम क्या रहा है, जैसे पीएमसी आप कह रहे हैं या पीएमडीसी 45 दिन से डिसफंक्शनल है, तो कोरोना में किस तरह से हेल्प कर सकता था ये इदारा, या हुकूमत के फंक्शंस को और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके फंक्शंस को चलाने के लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है जो कि नुकसान हुआ है 45 दिन में? बस ये जो डॉक्टर्स हमारे जैसे अभी 15,000 आपने बताया फ्रेश ग्रेजुएट्स मेडिकल एंड डेंटल पूरे पाकिस्तान में पास आउट करके बैठे हुए हैं, बट दे कैन नॉट प्रैक्टिस, दे कैन नॉट लैंड इन द प्रैक्टिकल फील्ड विदाउट दिस लाइसेंस टू प्रैक्टिस होता है हमारा जो है ना। और इसके अलावा जिनकी रेन्यूअल के पेंडिंग केसेस हैं वो भी इन थाउजेंड्स हैं। कुछ बच्चों ने बाहर जाना था, उनको हम गुड स्टैंडिंग देते थे, वो भी काफी ज्यादा है। तो इनलैंड अब्रॉड दोनों जगह डॉक्टर्स को प्रॉब्लम है। ठीक, राइट। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जरा ड्रैप वाले इशू पर बाद में आते हैं, पहले पीएमडीसी की बात कर रहे हैं। औरिया साहब, ये है क्या, हुकूमत पीएमडीसी को ख़त्म करना चाहती है? सदर पाकिस्तान ने इस पर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया अक्टूबर में, पीएमसी से इसको चलाया जाता रहा, फिर वो उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया ऑर्डर को। उसके बाद अब 45 दिन से तो बिल्कुल ये इदारा मौजूद ही नहीं है, डॉक्टर्स इंतजार कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो। ये क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है औरिया साहब? देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है ये बड़े अरसे से एक ऐसी बॉडी चली आ रही है कि जिस बॉडी के तहत पाकिस्तान की सारी मेडिकल एजुकेशन गवर्न होती रही है। और ये कोई इस तरह के ना ब्यूरोक्रेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है ना किसी और चीज़ की, बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं जो वहाँ आकर रिप्रेजेंट होते हैं। मुझे याद है जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था तो एक हाशमी साहब होते थे, और हाशमी साहब जो थे उस वक्त मेडिकल कॉलेज खुलने का बड़ी सूरत हाल बनी हुई थी और हम लाइसेंस नहीं दे रहे थे। और आपको याद होगा कि उनके खिलाफ बाकायदा एक करारदाद पेश हुई थी असेंबली के अंदर कि हमारा इस्तेकाक मजरू होता है कि हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं खुलने दिए जा रहे। हालांकि डॉक्टर्स कहते थे कि हमने पूरी जिंदगी इस प्रोफेशन में लगाई है, हम इसको गवर्न करना चाहते हैं, इसको सही तरह रखना चाहते हैं। मसला पता है क्या है पीटीआई गवर्नमेंट का? पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बड़े इकट्ठे हो गए हुए हैं, और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की ज़मीन की सिर्फ हवा उस वक्त देखी थी जब वो लेवल ए लेवल में पढ़ते थे, और उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे। और इंग्लैंड जाके उन्होंने वहाँ जाके अपना एक सिस्टम देखा, उसके हिसाब से उन्होंने आके उनको कहा इस तरह का इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। बल्कि जबकि होता ये था कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में यहाँ के वो लोग थे, वो बेचारा बंदा जिसने यहाँ से पढ़ाई की थी, फिर FRCS की थी, FRCS के बाद वो आगे पहुंचा था, पढ़ा था, उसको उसके अंदर रिप्रेजेंट करता था, और वो बकायदा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल है, जैसे बाकी काउंसिल हैं, और वो बड़ा काम चल रहा था। आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान की जो FCPS की डिग्री है, इसको लोग इक्वेट करते थे FRCS की डिग्री के साथ, ये लेवल था। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटेशन है, अब हम क्या कर सकते हैं, जिसको चाहे जो मर्जी एक्सपेरिमेंटेशन कर लें। असल मसला ये हुआ है कि सिर्फ ये बात नहीं है, चाइना से लड़के जो है वो डिग्री करके लेके आए हैं, उसको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट किसने देना है? पीएमडीसी ने देना है। ठीक, अब ईस्टर्न यूरोप से आके बैठे हैं, उसको किसने देना है? मुझे कल एक बच्चे का फोन आया, उसने कहा आप इस वक्त कर के रहे हैं कि आपने पोस्टें अनाउंस कर दी हैं, और आपने कहा जिसने हाउस जॉब नहीं किया वो भी आके आप उसको लेने को तैयार हैं, ये भी। जबकि वो एक पूरी लॉट बैठी हुई है कि जो सिर्फ पीएमडीसी के रजिस्ट्रेशन जो है उसके इंतजार में है। डिसफंक्शनल हम कर देते हैं। और हाईकोर्ट ने क्यों फैसला किया है? हाईकोर्ट ने इसलिए फैसला किया है कि आपके पास लॉ में प्रोविजन नहीं है, आपके पास एक शानदार किस्म का आदमी आ जाता है, 5-10 स्लाइडें दिखाता है, प्रेजेंटेशन करता है, और कहता है वो देखे कैसी जबरदस्त, वो देखे अमेरिका की मेडिकल एजुकेशन कैसी है, फलाने की कैसी है, फलाने की कैसी है, उस तरह का हम बॉडी बना दें, और वो हम बात इंप्लीमेंट करते हैं, ग्राउंड से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सबात खान साहब, मुझे ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या है ये और एक फ़र्क क्या है पीएमडीसी में और पीएमसी में, क्या फ़र्क है, और ये क्यों डिसफंक्शनल हुआ है और इससे नुकसान क्या हो रहा है? देखिए, पीएमडीसी और पीएमसी बेसिकली, पीएमडीसी वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल थी जो कि जिससे बड़े सालों से चली आ रही थी। जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बदलने के लिए, टू मॉडर्नाइज इट, इसका पूरा रीडू करने के लिए उसको पीएमसी का नाम दे दिया। बेसिकली है वही, उसका नाम बदला गया है।
उसके रूल्स बदलना चाह रहे हैं। पहले थे वो अब नए, जैसे इन्होंने कहा कि बाहर के कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट, उनमें से बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, गलत नहीं है, वो लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट दे वांट टू इम्प्लीमेंट। लेकिन उसमें चैलेंजेस हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कंसर्न्स हैं, पुराने वो हैं, सो दे हैव टू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड एंड टेक इट फॉरवर्ड। लेकिन जैसे आपने कहा, इससे नुकसान बहुत हो रहा है जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो करंट डॉक्टर्स प्रैक्टिस हैं उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान में एज इट इज़ डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है, ये आप हम सब मानेंगे। इंटरनेशनली रेशियो जो सा होना चाहिए 1000 होना, 2 डॉक्टर्स टू 1000 होना चाहिए, हमारे यहाँ 1 डॉक्टर टू 1200 है। तो जो भी इनके इतने हैं गवर्नमेंट और दूसरे स्टेक होल्डर्स, उनको चाहिए कि इसको एक्सपेडाइट करें, स्पेशली आजकल के करंट हालात में कांट अफोर्ड टू और डिले हो रही। राइट जी, इरशाद आरिफ साहब। देखिए जी, 2 चीज़ें हैं जो ख़राबियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। नंबर 1 तो ये है कि मौजूदा हुकूमत का डायलेमा ये है कि ये मुशावरत पर स्टेक होल्डर के साथ पहले मुशावरत करना पसंद नहीं करती, ये फ़ैसला पहले करते हैं, सोच विचार बाद में शुरू करते हैं। कई जगह पे ऐसा हुआ है, मीडिया के साथ भी इनका यही मामला हुआ कि मामला ख़राब कर दिए फवाद चौधरी साहब ने, उसके बाद फिर मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ कि, और वो आपको याद है कि जो मीडिया कमीशन बनाना चाहते वो अब उसका नाम निशान भी नहीं है, कोई नाम ही नहीं लेता, कि मुशावरत के बगैर जब आप कोई काम करेंगे तो उसका यही नतीजा होगा, ये सामने आ रहा है। ज़ाहिर बात है जो पीएमसी आप बनाना चाहते हैं उसमें कुछ बेहतरी होगी, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन सवाल ये है, दूसरा इनका प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि नाम बदलना है, एक नया काम करना है। भाई अगर जो आप इस्लाहात लाना चाहते हैं मेडिकल के शोबे में, डॉक्टरों के हवाले से, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हवाले से, बाकी मामला से, वो पीएमडीसी के अंदर क्यों इस्लाहात नहीं लाए जा सकते? एक नया इदारा बनाना क्यों ज़रूरी है? ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ख़ुद हुकूमत को भी मुश्किल पेश आती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, अदालतों में मामला जाता है। एक ज़ाहिर जमहूरी मुल्क है, आइन के मुताबिक चलने वाला मुल्क है, वहाँ वो जाता है, वो सारे का सारा चूँकि सोच विचार हुई नहीं होती, उसके जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए होते, और उसके बाद जाके आप वहाँ जाके शर्मिंदगी होती है, आपको वो नल एंड वाइड कर दिया जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि वो काम रुक जाता है, और रुकने की वजह से पब्लिक को जो नुकसान होना होता है वो शुरू हो जाता है। अब जिस तरह कहा जा रहा है, ये तो इत्तेफाक है ना कि ये वबा आई हुई है और डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन आम हालात में भी जिस मुल्क के अंदर तिब्बी सहूलतें बहुत ही कम हैं, डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ 15,000 लोग जो पढ़ चुके हैं, अपना हाउस जॉब मुकम्मल कर चुके हैं, वो बैठे हुए हैं डिग्री के इंतजार में। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि हाउस जॉब्स वालों को लगा दें। अब 15,000 10,000 बंदे पंजाब में मांगे गए हैं, उसमें से कुछ डॉक्टर भी हैं, बाकी भी पैरामेडिकल भी है। अगर 5,000 डॉक्टर आपको पंजाब में ज़रूरत है और आप उसमें वेव कर रहे हैं कि जी आप हाउस जॉब के बगैर भी हो सकते हैं, तो जो बैठे हुए हैं 15,000, उसमें से 5-7 हज़ार तो पंजाब के होंगे, तो आप उनको जो है सर्टिफिकेट दें, जो भी मिलना है उससे, और उनसे काम लें। तो ये जो सूरत हाल है ये हर मामले में नज़र आती है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तीसरा इसका पहलू ये है कि हुकूमत ने, जब अदालत ने इसको ख़त्म कर दिया, पहले पीएमसी को ख़त्म कर दिया, इसको बहाल कर दिया, तो आप इसके अंदर क्यों नहीं तब्दीलियाँ लाते? आप ज़िद पर क्यों अड़े हुए हैं कि जी इसको डिसफंक्शनली रखना है और उसको बहाल हर सूरत करना है, आज नहीं तो महीने बाद 2 महीने? इसके अंदर जितनी तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड हैं, पीएमडीसी में अगर कुछ खामियां हैं तो उसको दूर कर दें, और स्टेक होल्डर को ये मामला ऐसा तो नहीं है कि जिसको आप टालते चले जाएं कि अच्छा जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से फिर एक नया ऑर्डर लेके आएंगे। आप स्टेक होल्डर को बुलाएं, सबको बिठाएं, बैठ के तजावीज़ लें, आपके जो एक्सपर्ट हैं वो बैठें, वो जो मुलाजमीन हैं पीएमडीसी के उनकी सुनें, जो बाकी शोबा है सीनियर डॉक्टर्स हैं वो बताएं कि इसमें क्या ख़राबियाँ हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है, और क्या बेहतरी लाई जा सकती है, और इसमें ले आएँ। अगर आप इस पर तुले हुए हैं तो फिर स्टेक होल्डर को कायल करें कि जी ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम नया इदारा बनाना चाहते हैं, तो उसको हमने लाना है, तो उसके बाद लेके आ जाएं। ये जो ताख़ीर है और ये जो एक मैं समझता हूँ सुस्ती है, उसके नतीजे में आप हुकूमत की बदनामी भी हो रही है और नुकसान भी कौम को पहुँच रहा है,
और आपको हासिल भी कुछ नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है इस रवैये को चेंज करने की ज़रूरत है। आज इसमें से निकलेंगे, एक नया मसला आप खड़ा कर देंगे, तो ये रवैया जो है, पहले कोई काम भी करना है सोच विचार करें, सोच विचार के बाद स्टेक होल्डर को एतमाद में लें, उनकी मुशावरत करें और उसके बाद फैसला करें, ताकि कहीं भी किसी सतह पे आपको शर्मिंदगी। राइट, उस्मान शौकत साहब, सर ये मुझे अब ज़रा ड्राफ्ट वाले इशू पर भी को भी साथ में शामिल कर लेते हैं, इस पर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन ये हर 3 महीने के बाद जो है वो बॉडी तहरीर हो जाती है और एडहॉकिज्म की बुनियाद पर ड्राफ्ट को चलाया जा रहा है। अब 1 मार्च को ये बॉडी तहलील हुई और ऐन उस वक्त के जब कोरोना सर पे खड़ा हुआ था, क्राइसिस जो है वो अपने उरूज पर था, हुकूमत सोच रही थी अब क्या करें, शायद नए मार्केट में सैनिटाइजर्स की किल्लत पैदा हो गई, मास्क नहीं मिल रहे थे, अद्वियात की मार्केट में शॉर्टेज हो गई, कुछ दवाइयाँ महंगी हो गई। अब ऐसी सारी सूरत हाल में ड्रैप जो है वो 1 महीने के लिए या 1 महीने और कुछ दिन के लिए जो है वो डिसफंक्शनल होकर रह गई, और ये हर 3 महीने के बाद होता है रूल्स ना होने की वजह से। तो ज़रा सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इससे प्रॉब्लम्स फार्मासिस्ट को और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को क्या प्रॉब्लम हो जाती है जब 1 महीने की छुट्टी पर चला जाता है ड्रैप? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ड्रैप का एक इशू है और ये काफ़ी अरसे से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और पूरी हमारी फार्मास्यूटिकल की जो सप्लाई चेन है उससे इफेक्ट होती है। ड्रैप के लोग काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से लास्ट कपल ऑफ ईयर्स 2-3 सालों में हमने इनकी लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, प्राइसिंग में बहुत अच्छा काम देखा। लेकिन ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम है और आई थिंक इसको इस करंट कोरोना क्राइसिस को देखते हुए ये 3 महीने की एक्सटेंशंस को ख़त्म कर देना चाहिए और एक परमानेंट लेवल पे डायरेक्टर्स की प्लेसमेंट हो जानी चाहिए। और ऑब्वियसली इससे मीटिंग्स और जो डे टू डे अफेयर्स हैं वो रुक जाते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है वो ड्रैप के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी बहुत वाइब्रेंट है, 85% हम अपनी दवाएँ खुद बना सकते हैं। और खुशाइंद बात यह है कि जो अभी कोरोना क्राइसिस में ऑल्दो ड्रैप तहलील रहा 1 मार्च से नहीं ऑपरेशनल था, लेकिन बैकग्राउंड में वर्क करते रहे। एक ह्यूमन रिसोर्स की इशू तो है उन्हें, लेकिन बैकग्राउंड में उन्होंने ये वर्क किया फार्मा इंडस्ट्री के साथ कि हमारे साथ उन्होंने एक दवाओं की लिस्ट शेयर की और इन केस ऑफ द पेंडेमिक इंक्रीजिंग ये दवाएं ज़ाहिर है गवर्नमेंट को नीड होगी ऑन अ मैस लेवल, तो उन्होंने उसकी स्टॉक्स, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी रॉ मटेरियल्स, इन तमाम चीज़ों को हमारे साथ असेस करना शुरू कर दिया है। और इस बात को हमने 1 महीने से हम काम कर रहे हैं ड्रैप से, तो बैकग्राउंड में वर्क हो रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दे हैव बीन रीइंस्टेटेड और हम कहेंगे ये कि इसको 3 महीने के बजाय लॉन्ग टर्म कर दें इस क्राइसिस को देखते हुए। लेकिन बड़ा चैलेंज जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ, जो फार्मा इंडस्ट्री और पाकिस्तान के जो अनसंग हीरोज़ हैं जो डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं और दवाएं देने का एक चैलेंज है, वो सप्लाई चेन का है। हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा इशू रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, जैसे आपने हैंड सैनिटाइजर्स की बात की, ड्रैप को 2 चीज़ें फ़ौरन करनी है, वो फाल हो गए। एक, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को इजाज़त दें हैंड सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग की, और वो दवाएँ जिनको 35-40 मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कोरोना क्राइसिस के हवाले से ड्रैप ने कहा है, उसमें रेस्पिरेटरी की दवाएँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल्स हैं और मुख्तलिफ दवाएँ हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में 900 फार्मास्यूटिकल के इदारे हैं। ज़ाहिर हर किसी के पास नहीं है, मैस लेवल पर अगर प्रोडक्शन चाहिए तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे ड्रैप ने कहा भी है कि वो उन कंपनियों को इजाज़त देगा ताकि इस तरह की दवाएं जो इसमें नीड होगी इस पेंडेमिक में वो हम बना सके। तो ड्रैप फिलहाल अगर इस पे फोकस कर ले तो आई थिंक पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इस किल्लत को मीट कर लेगी, हमें इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सपोर्ट हमें जो चाहिए वो इस वक्त FBR और दूसरे इदारों से चाहिए, क्योंकि इशू ये है कि ड्रैप एक हद तक सपोर्ट करता है हमें, ज़ाहिर है पॉलिसी मेकिंग में, लेकिन FBR इस वक्त और जो सिविल एविएशन है, हमारा बहुत ज़्यादा रॉ मटीरियल ग्लोबली इंडिया और चाइना से आता है। इंडिया लॉकडाउन में है, इंडिया कोई हमें नहीं दे पा रहा रॉ मटेरियल, चाइना स्लोली एंड ग्रेजुअली अब हमें दे रहा है, लेकिन फ्लाइट्स नहीं है। हमारा काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल टेम्परेचर सेंसिटिव है, उसके लिए हमें जो CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी, उनसे स्पेशल इजाज़त लेनी पड़ रही है रॉ मटेरियल्स मंगवाने की। चार्टर फ्लाइट्स की जा रही हैं इस वक्त फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से टू ब्रिंग रॉ मटेरियल इन, क्योंकि दवाओं की किल्लत अगर सप्लाई चेन नहीं होगी तो वी विल फेस दैट। तो यहाँ हमें FBR से सपोर्ट चाहिए कि हमारे सेल टैक्स, हमारी जो पोर्ट टैक्स और ड्यूटीज़ और जो कम्बरसम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है उनको ख़त्म किया जाए ताकि दवाओं की रॉ मटेरियल जल्दी आ सके और दवाओं की तरसील जल्दी हो सके। और एक फाइनल इस पे जो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक वेकअप कॉल है हमारे लिए और सबके लिए, जो लास्ट ईयर जब इंडिया का इशू आया तब भी हमारे सामने आई बात, हमारी बहुत बड़ी रिलायंस रॉ मटेरियल्स की बाहर से इंपोर्ट पे है। हमारी दवाएं 85% हम खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल नहीं बनाते। आई थिंक ड्रैप को और गवर्नमेंट को इस वक्त और FBR को सबको मिलकर थिंक टैंक्स को बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान में रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, और वो हमारी इस वक्त नीड ऑफ द आवर है कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री अपने रॉ मटेरियल्स बनाए, क्योंकि जब तक वो नहीं होंगे बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो तजावीज़ आप दे रहे हैं और जो डिमांड्स कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है औरिया साहब कि ये इस इदारे का स्ट्रक्चर इस किस्म का है, और फिर जिसमें भी स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं, आपस की लड़ाइयाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, पॉलिटिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं इस इदारे के अंदर
इन सारी चीज़ों की वजह से ये इदारा परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहा। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेके सवाल लेकिन छोड़े जाता हूँ। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इसका जो CEO है वो भी एडहॉकिज्म की बुनियाद पर चल रहा है, यानी एक डायरेक्टर को पहले एडिशनल डायरेक्टर का चार्ज दिया गया, उसके बाद उसको CEO बना दिया गया। अब और वो भी 3 महीने के लिए हैं, 3 महीने के बाद वो भी डिसफंक्शनल हो जाते हैं और उसके बाद उनको फिर 1-1.5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में वो तमाम चीज़ें जो हंगामी बुनियादों पर दरकार हैं, जिसकी तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे अभी हमारे मेहमान उस्मान शौकत साहब, ये जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने के लिए इस सर्विस स्ट्रक्चर के साथ शायद नहीं हो सकता। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्यों। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद हो रही है साहब। जरा ड्रैप पर तो रोशनी डालिएगा, 2011 से आज तक इस क्यों नहीं बन सके, और जिस अंदाज में इस इदारे को तब से लेकर चलाया जा रहा है, ये 3 महीने की एडहॉकिज्म, ये क्या मसला है सर, ये कैसे हल होगा? देखिए 1976 में एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग एक्ट आया था, और उसके बाद से बात आपको याद होगा कि एक शेख रशीद साहब मिनिस्टर होते थे जुल्फकार अली भुट्टो के, उन्होंने एक जेनेरिक स्कीम लेके आए थे, और वो जेनेरिक स्कीम का बेसिक मकसद ये था कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो बहुत ज्यादा जो मुनाफाखोरी करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने क्लोरोफेनिकल है, वो फाइजर वाला जो है वो उसके वो लेगा 500 रुपया, और एक आम दूसरा जो है अल्फा वाले का वो जो है 50 रुपए का हो जाएगा। ये फर्क क्या है? तो जबकि सॉल्ट भी एक है, प्रिपरेशन भी एक है, और फिर अगर आप यही करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल किस लिए बैठा हुआ है? वो चलता रहा बड़ी देर तक, आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी था, उसने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी चलती रही। जो इन्होंने इतना बड़ा सेटअप बना, उस जमाने में सानिया निश्तर जो थी हमारी कंसल्टेंट होती थी, और सानिया निश्तर साहबा ने उसके अंदर एक पॉलिसी बनाई कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए। वो पॉलिसी जो है हमारी फाइलों में कहीं पड़ी रही, लेकिन मामला चलता रहा। आपको याद होगा उसी जमाने में एफेड्रीन आया, वो मामला आया, पॉलिटिसाइज किया गया, और उसके बाद ये फिर जब खान साहब आए तो साहब सानिया निश्तर जो है जिस वक्त तो उसमें आई हैं, तो उस ड्रैप की सूरत हाल जो थी पोज बनी हुई, ये तोहफा है बेसिकली 18th अमेंडमेंट का। और 18th अमेंडमेंट में जो हेल्थ का वो सेटअप जब बिल्कुल तबाह हुआ और वो महकमा बिल्कुल खत्म हो गया और उसका कोई वजूद ना रहा, तो कहा अब कुछ ना कुछ तो अपने पास रख लें ऊपर, तो उन्होंने ये ड्रैप अपने पास रख लिया। अब फौज जफर मौज है यहां पर, इस देखें, डायरेक्टर फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन रेगुलेशन, डायरेक्टर क्वालिटी इंश्योरेंस, डायरेक्टर लाइसेंसेस, डायरेक्टर मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स, डायरेक्टर बायोलॉजिकल ड्रग्स, डायरेक्टर कंट्रोल ड्रग्स, डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज, डायरेक्टर हेल्थ एंड फलाफला, डायरेक्टर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। ये इतना कुछ जो है 13 डायरेक्टर के बावजूद भी आप, मतलब दुनिया में किसी भी इस तरह की बॉडी में कोई 4-5 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होते, 13 डायरेक्टर्स हैं इसके। अच्छा ऊपर देखें, ऊपर जो है ना, जो पॉलिसी बोर्ड है उसमें एक आदमी भी ऐसा नहीं, सारी ब्यूरोक्रेसी कटी हुई है। मिनिस्ट्री का फलाने का सेक्रेटरी, फलाने का सेक्रेटरी, फलाने का सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी एक मोनोपोली से बना के रखी हुई है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सच्ची बात बताऊं, आपकी तबाह हो चुकी है इस मामलात के अंदर। कोई जिसको जो जी चाहता है, जैसा बस चलता है वो करता रहता है। दुनिया पूरी में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज चलती है ना, वो रिसर्च चलती हैं। अभी ये कह रहे थे कि हमें बाहर से चीजें मंगवाने दें, हम उनको हमारा रॉ मटेरियल। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनोवेटिव रिसर्च करते हैं। इस वक्त क्राइसिस आया था, आपने सैनिटाइजर आपके लोकल रिसर्च करवाते कि कौन सी ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में अवेलेबल, जिससे हाथ धोए जाएं तो वो सैनिटाइजर का नेवल बदल हो सकता है, उसको आप मार्केट में लेके आ जाते। तो अब मसला सारा यह है कि आपने एक दवा जो है एक कंपनी ने कहीं बनाई, आपने ISO 2001 की बजाय 2002 पे ले लिया लाइसेंस, और वो खटाखट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में इससे तबाहकुन काम ही नहीं हुआ जो इस वक्त ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, और लोगों की जाने। मैं आपको बताऊं, मेरे पास केसेस आते थे, डॉक्टर्स ने लोगों को एंटीबायोटिक की नई एक चीज दी होती थी और लोगों का प्लास्टिक का एनीमिया हो जाता था, वो कैंसर से मर जाते थे, और कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल का तो तस्वर ही कोई नहीं, वो सूपों के पास कहीं जाकर चला जाता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, अजीब व गरीब कन्फ्यूजन है। लोग जो हैं गलत दवाइयों से मर रहे हैं, न दवाइयों की अनअवेलेबिलिटी से मर रहे हैं। कमाल की बात है, और आप अभी तक इस चक्कर में रूल्स ही नहीं बना सके।
अच्छा, आज जाहिद बख्तावी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन पंजाब के और सदर डिवीजनल सदर हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के। जाहिद बख्तावी साहब, सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ड्रैप के इशू की वजह से, अभी हम फार्मासिस्ट से बात कर रहे थे, किस तरह से उनको मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ये फार्मेसीज पर किस तरह की दवाओं की किल्लत पैदा हुई ड्रैप के इस डिसफंक्शनल हो जाने की वजह से, किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा आपको पिछले कुछ दिन में? बहुत शुक्रिया जी। मैं काफ़ी देर से ये बात सुन रहा हूँ ड्रैप के बारे में, जो इशू आप बयान कर रहे हैं दोस्त मेरे जी। लेकिन मैं क्योंकि हम तो एक फार्मेसी जो है उनको रन करते हैं, और जो एक सही बात वो यही है कि अभी तक हमें जब से ये कोरोना वायरस का ये क्राइसिस शुरू हुआ है, तो मैं ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि हमारे पास अभी तक पंजाब लेवल के ऊपर, मैं सिंध की बात तो नहीं करता, ना KPK की बात करता हूँ, तो पंजाब में इस वक्त हमारे यहाँ कोई मेडिसिन है उसकी कोई किसी किस्म की ना तो शॉर्टेज है और ना कोई इशू है, ना कोई मसला है। इस हालात में भी, इतने पैनिक माहौल में भी लोग आ रहे हैं, तमाम फार्मेसीज खुली हैं पंजाब की और लोग मेडिसिन लेके जा रहे हैं, उसी प्राइस पे लेके जा रहे हैं, कोई प्राइसेस नहीं बढ़ी। और बाकी जो ड्रैप का इशू है, हमने कई यहाँ पे जो के CEO हैं उनसे हमने मीटिंग की है, मास्क के हवाले से ऑनलाइन है, हमारे साथ तावन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं हमारे साथ, जो हमारी PCDA है हमारे, इनके साथ केमिस्टों के साथ। तो मुझे तो कोई ऐसा ऑन ग्राउंड जो है, क्योंकि जो केमिस्ट होता है वो ऑन ग्राउंड होता है, उसको सारी चीज़ का अदराक होता है, पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त जो इतना बड़ा हर जगह पैनिक फैला हुआ है, लेकिन मेडिसिन के हवाले से कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है। मास्क की अवेलेबिलिटी है, बिल्कुल है, सैनिटाइज़र मिल रहे हैं, क्वालिटी वाले मिल रही हैं, मेडिसिन मिल रही हैं, केमिस्ट बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे तरीके से जो केमिस्ट कम्युनिटी है वो इस मौजूदा हालात के अंदर आगे फ्रंट लाइन पे मौजूद है और अपनी जिम्मेदारियां बड़ी आसान तरीके से सर अंजाम दे रही है। सही है इरशाद साहब, लेकिन अभी जो फार्मेसिस्ट हमारे साथ मौजूद है वो कहते हैं कई चीज़ों को हम रॉ मटेरियल को नहीं जो है वो इंपोर्ट कर पा रहे और हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और मार्केट में इस वक्त जो है वो गैर मयारी और गैर कानूनी हैंड सैनिटाइजर्स की भरमार है। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो है ना ग्राउंड पे? नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल हैं। जाहिद बख्तारी साहब जो बात कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल वो नहीं करना चाहता कि वो दुरुस्त बात कह रहे होंगे, उनकी मालूमात यही होंगी। मुझे तो ज़ाती तजर्बा हुआ है कि जनाब वाला 200 रुपए का डब्बा जो ये पैक जो था मास्क का, वो 1400 रुपये में लाहौर में बिकता रहा है जी। और ये ग्लव्स जो हैं ये नहीं मिल रहे थे। सैनिटाइज़र 100 रुपये वाला जो था वो 600 रुपये का बिका है, अब भी है, अब भी अवेलेबल नहीं है कई जगहों पे। ये जो डिटोल है ये किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलता है तो जनाब 4 गुना 5 गुना ये हुआ है सारा कुछ। और इसमें एक मेडिसिन जो मेरे घर में रेगुलर आती है उसकी मार्केट में शॉर्टेज बहरहाल है। मैं उस एक मेडिसिन के बारे में बात कर सकता हूँ, नाम मैं नहीं ले सकता। क्लोरोक्वीन वो तो वैसे ही नायाब हो गई। तो ये शॉर्टेज है, और जो माफिया होता है हर फील्ड में होता है, हर शोबे में होता है, उसने भरपूर फ़ायदा उठाया है इस चीज़ का। कोरोना का भी अल्लाह को भी भूल गए हैं, अपनी आखिरत को भी, अपनी मौत को भी भूल गए हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरा ये है कि जो बात औरिया साहब ने कही थी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो था वो उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि बाहर से जो फार्मूले आएँ वो दवाई तैयार करें मार्केट में दे दें, रिसर्च भी उनकी ज़िम्मेदारी है और ड्रैप की भी ज़िम्मेदारी है। उस शोबे में कोई काम नहीं हुआ। और फिर लोकल जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है ये सारा हमारा क्यों बाहर पे इन्हिसार है? क्या लोकल हमारे यहाँ वो चीज़ें जो इंडिया में हैं हमारे यहाँ नहीं हैं? क्या हमारी ज़मीन मुख्तलिफ है, हमारी आबो हवा मुख्तलिफ है, हमारे यहाँ वो चीज़ें पैदा नहीं होती? ये कोशिश ही नहीं हुई। और इस इंडस्ट्री का फ़र्ज़ बनता था, जिस तरह एक शुगर मिल का जो मालिक है उसकी कोशिश होती है कि जहाँ उसकी शुगर मिल लगी हुई है वहाँ अच्छा गना पैदा हो जी। इसी तरह टेक्सटाइल वालों की कोशिश होती है, इसी तरह इनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि हमें लोकल
जो रॉ मटेरियल है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि हमें सस्ता रॉ मटेरियल मिले और हमारी जो ख़ुद इन्हिसारी का जो है उसूल है वो आगे बढ़े। इस पर नहीं हुआ। और तीसरा पहलू जो है जो आपने सवाल किया है कि हमारी हुकूमतों ने सिर्फ ये तो अब ताज़ा मामला नहीं है, ये तो 11 से चल रहा है, 2011 से चल रहा है। हमारी हुकूमतों ने जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये कोई भी काम हो ये उसको धुर बनाने की कोशिश करते हैं, एक आमदनी का ज़रिया बनाने चाहते। अगर ड्रैब मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहा हो और उसमें प्रोफेशनल लोग बैठे हों तो ब्यूरोक्रेसी को उससे जो फ़ायदे मिलते हैं, अपने बंदे भर्ती कराने होते हैं, अपने कमीशन माफिया की सरपरस्ती करनी होती है और बहुत सारे जो मामलात होते हैं, फिर जो हुक्मरान होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है कि अगर ये एडहाकिज़म होगा तो वो अपने हाली मवाली जो हैं, खुशामदी जो हैं, उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर सकेंगे। अगर एक सिस्टम के तहत कोई इदारा बन जाए और वो प्रोफेशनली काम कर रहा हो तो फिर ना MPMNA की उसमें कोई मुदाखलत रहती है, ना ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत रहती है, ना हुक्मरान अपने जो चमचे कड़छे होते हैं उनको वहाँ लगा सकते हैं। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। कम अज़ कम सेहत के शोबे के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब तो दावा ही ये करके आए थे, 3 शोबों का उनका दावा था कि मैं पुलिस और हेल्थ एजुकेशन को बेहतर करूँगा, हेल्थ को बेहतर करूँगा, एजुकेशन को बेहतर करूँगा। लेकिन अभी तक अफसोसनाक बात यह है कि जब से वो इक़्तिदार में, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अच्छा काम किया इन शोबों में उन्होंने, लेकिन जब मरकज़ में वो आए हैं तो मरकज़ में और पंजाब में वो नहीं कर पाए। इसकी वजह क्या है ये वही बता सकते। ठीक है। सबात खान साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन ये जो नुक्ता चल रहा है इसमें ज़रा औरिया साहब ऐड करना चाह रहे थे। औरिया साहब ऐड कर दें, फिर मैं आपके पास एक और सवाल लेकर आता हूँ। जी औरिया साहब। नहीं, मेरा ख्याल है अरशाद साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने सिर्फ ग्राउंड रियलिटी बताना चाहता था कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है, हरा हरा नहीं है। और ये हरा हरा जाके कम से कम टीवी के ऊपर इस तरह ना बताया करे कि हर जगह इनाम सैनिटाइजर भी मिल रहे हैं और फलाना भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। और मैंने जो हमेशा से हेल्थ में 2 दफा मैं रहा हूं, मेरी हेल्थ के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से यही रही है कि आप लोकलाइज किस्म की मटीरियल्स क्यों पैदा नहीं करते, आप यहां पर ऐसी फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगती। ज़ाहिर कोई मुश्किल काम तो नहीं है। क्या पाकिस्तान में फौना फ्लोरा खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान में जड़ी बूटियां वो खत्म हो गई हैं? क्या पाकिस्तान में सारे केमिकल्स जो है वो मरने बंद हो गए हुए हैं? सारा कुछ मौजूद है, आप यहां बनाए जाते हैं। लेकिन जाहिर बात है हमने वो एक आसान सा रखा हुआ है, पैकिंग इंडस्ट्री बनाने का हमारा तस्वर है, वो हम करते चले आ रहे हैं। तो अभी भी सैनिटाइजर यहां पर लोकली सैनिटाइजर हरब से बनाए जा सकते थे अगर थोड़ा सा भी 1 घंटे की या 1 महीने की, 1 घंटे की या 2 दिन की रिसर्च होती। तो ये हरा हरा बिल्कुल नहीं है। मास्क खत्म हो चुके हुए हैं, मिलते नहीं है, किसी से जाके पूछ लो, सैनिटाइजर्स नहीं मिलते। और बहरहाल मैं यही, अरशाद साहब ने बहुत बेहतर तरीके से बात कर ली। मैं ठीक है। अच्छा, अब इस पे सबा साहब, ये तो चलें एक मामला है, इस पर मैं अभी मौक़िफ़ ले लूँगा जाहिद बख्तावी साहब का, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि जो ऑनलाइन हेल्थ के हवाले से आपने एक प्रोग्राम किया है शुरू, ताकि जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके, तो ये किस तरह से आप इसको कर रहे हैं और इस सिलसिले में क्या मज़ीद इक़दाम उठाए जा सकते हैं? जी, जैसे आपको पता ही है पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक हेल्पलाइन बनाई है। आपको आवाज़ आ रही? जी 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 कहिए। हाँ जी, उन्होंने हेल्पलाइन बनाई है टू फैसिलिटेट एवरीबडी, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, ताकि वो खुद हॉस्पिटल्स में ना आ सकें। उसी तर्ज पे राशिद मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने भी एक हेल्पलाइन बनाई है, जिस पे हमारी फैकल्टी ने वॉलंटरली किया है पार्टिसिपेट, और वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं सिर्फ एक कॉल पे, और वो आप कॉल कीजिए और वो आपको ऑन फोन कंसल्टेशन देंगे, ताकि आपको कोई ऐसी इमरजेंसी या ऐसी कोई चीज़ हो जो कि आप घर बैठे डील कर सकते हैं, आपको वो सफ़र करके आजकल के लॉकडाउन में इधर आना ना पड़े। ये डिजिटलाइजेशन आप ये कहिए एक बाय प्रोडक्ट है कोरोना और आजकल के इतने हालात का। इससे पहले शायद पाकिस्तान में इतना हेल्थ को डिजिटलाइज करने की कोशिश नहीं की गई, इतना इनिशिएटिव नहीं लिया गया, लेकिन जो हमारे इतने हालात हैं, इतनी शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स की और बाकी, वो सिर्फ टैकल किए जा सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी
और हेल्थ को कंबाइन करके कोई इनोवेटिव तरीका लाएं अपने मुल्क में। अदरवाइज जो करंटली आपके नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हो रहे हैं ग्रेजुएट और जो आपकी नीड है वो आप इन द नियर फ्यूचर तो किसी तरह फुलफ़िल नहीं कर सकते। और इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी जो डॉक्टर्स बंद के भी निकल रहे हैं, जो कि 7,000 साढ़े 7,000 ग्रेजुएट्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट 70% लड़कियां होती हैं और जिनमें से 70% जो लड़कियां हैं उनमें से भी तकरीबन 50-60% एंड अप नॉट प्रैक्टिसिंग, वो घर पे बैठ जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है एक ट्रेनिंग का, एक स्किल का, इकोनॉमिक का, हेल्थ का। और जो अगर आप ऑनलाइन फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे, ये अपॉर्चुनिटीज़ आप उन फीमेल डॉक्टर्स को भी दे सकते हैं जिनको एक घर की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन हो सकती है या पूरी हो सकती है कि वो घर बैठे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करें और दूसरे लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। सो आई थिंक एक बाय प्रोडक्ट ऑफ कोरोना का वो ये है कि उसने हमें पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे पंजाब को, हेल्थ को पुश किया है इनटू डिजिटलाइजेशन। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब मैं बख्तारवी साहब, आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें शाद आरिफ साहब और औरिया साहब की बात को तो कर दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए जी, बात ये है कि आप बात तो मेरे सीनियर्स हैं, आप कोई बात भी कर सकते हैं करना चाहें, लेकिन सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से ये एक होती है ना, एक जब कोई क्राइसिस होते हैं, हंगामी हालत होती है, शॉर्टेज होती है, तो हर तरह की सूरत हाल होती है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग काम कर रहे होते हैं और जो बुरे लोग हैं थोड़े से होते हैं। तो या का पूरा एक जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका ये नक्शा पेश कर देना कि सारे चोर बाजारी कर रहे हैं, चारे गलत काम कर रहे हैं, मुआवजे नहीं मिल रहे। देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है, वहाँ पे उनको मास्क नहीं मिल रहे और ट्रम्प साहब कह रहे जी कि आप अपना जो मफरल है उसको आप उसको लपेटें। सारा दिन हमारे पास लोग आते हैं कि जी कनाडा में नहीं है, यूरोप में नहीं है, यहाँ लोग DHL से वहाँ पे जो है वो मास्क भिजवा रहे हैं। देखिए, आवाम को आगाही करने की ज़रूरत है। अगर सैनिटाइज़र नहीं मिलता तो मीडिया के लोग आप हैं, आप बैठ के बताएं कि जो देसी साबुन है गाँव में है, ये सबसे अच्छा सैनिटाइज़र है, आप इससे हाथ धो लें। मास्क नहीं बनता, घर में माएँ बहनें हमारी बैठी हुई हैं, कपड़े से मास्क तैयार हो सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने कोई ब्लेम की अगर बात करनी है जी कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, देखिए कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, हर बंदा इसमें। बख्तावरी साहब, एक गुजारिश मैं करूं, मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता, साबुन नहीं हो सकता, आपने ये कहा था कि सब कुछ अवेलेबल है। मैंने आपको ज़ाती तजर्बा बताया। कोई दवाई नहीं मिल रही तो हकीम की दवाई इस्तेमाल कर लें। वो फेस मास्क जो है, जो 200 रुपए का पैकेट है, वो 1400 का खरीदा है, मैंने खुद खरीदा है और वो बड़ी मुश्किल से मिला है सर। मेरे सैनिटाइजर मैंने खरीदा है। मैं आपसे अर्ज कर दूं, आप मेरी एक बात अर्ज सुन लें। देखिए, जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, देखिए मैं डी वाटसन का CEO भी हूँ, ठीक है। जिस दिन से मसला ये शुरू हुआ है, हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट जो है, यहाँ पे पिंडी में, इस्लामाबाद में, हमने हर बंदे को फ्री ऑफ कास्ट दिया है ताकि जो पैनिक था ये ख़त्म हो जाए। इस वक्त भी फिर 10 रुपये का हमने दिया है। इस वक्त भी हम रोज़ाना 30,000 40,000 जो है सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर हम पिंडी में, इस्लामाबाद में हम दे रहे हैं। हमने जो सैनिटाइजर है हमारी फर्म ने बनाया हुआ है, खुद बनवाया। लेकिन हम तो जरा मजमूई तौर पर बात कर रहे हैं ना, आप सबको आपकी फर्म तक रसाई शायद हासिल नहीं होगी, हम तो मजमूई तौर पर मार्केट में बात कर। अच्छा, मैं और ऐसा नहीं है जी, जितनी हर्बल कंपनीज हैं तमाम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा बाअदब तरीके से, लेकिन इस तरह का जो राइट जी। शादाब साहब बहुत शुक्रिया, और मकबूल जान साहब, जाहिद बख्तावरी और सबात साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।